हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 12th पार्ट ऑफ द क्वेश्चनएयर। आज इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2019 साइंस पेपर 2 के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी के 15 क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। द क्वेश्चन नंबर 81 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें देखना है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट, कि जो पश्मीना शॉल होता है वो बकरी के हेयर से, बालों से बनता है। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट। रैबिट से एक वूल ऑब्टेन होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, अंगोरा। थर्ड कह रहा है कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट, कि जो ऊंट से मिलने वाली जो वूल है वो कारपेट्स बनाने के लिए यूज होती है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कह रही है कि पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स, कि जो पश्मीना वूल है वो रैबिट से ऑब्टेन होती है। उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहले बात आती है पश्मीना शॉल की। पश्मीना शॉल जो होती है वो हेयर ऑफ गोट से ही ऑब्टेन होती है। स्प्रिंग सीजन के अंदर ये जो गोट्स हैं ये अपने हेयर शेड करती हैं, ठीक है, और मेनली ये जो चीज़ है ये लद्दाख में पाई जाती है। तो जो पश्मीना शॉल है वो गोट के हेयर से ऑब्टेन होती है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी वो बिल्कुल करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट में कह रहे हैं अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट। तो जो अंगोरा होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की वूल है जो अंगोरा रैबिट से ही प्रोड्यूस होती है। तो अंगोरा जो वूल होती है इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सिल्की होता है। मेनली ये चाइना में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट्स। जो कैमल वूल है वो कारपेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कैमल की जो वूल है, कैमल से ऑब्टेन होने वाली जो ऊन है, उसका यूज मेनली ग्लव्स, स्वेटशर्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, कारपेट के लिए यूज नहीं होती। कारपेट्स जो होते हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं, पॉलिस्टर और नायलॉन से बनते हैं, ठीक है। और इसका मतलब जो सी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट होगी, गलत हो गई है। डी स्टेटमेंट कह रहा है पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। जी नहीं, रैबिट से सिर्फ अंगोरा टाइप की वूल ही ऑब्टेन होती है, पश्मीना गोट से होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। तो इनमें से करेक्ट कौन सी है, ए एंड बी। और अब अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं, ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है, ए एंड बी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन नंबर 82 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। 4 इसके अंदर स्टेटमेंट है। फर्स्ट है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सेकेंड है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। थर्ड कह रहे हैं आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एंड फोर्थ वन इज आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड वन। अब कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखिए आर्टरीज के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं क्या होती हैं। आर्टरीज एक तरह की ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और ये कैसी होती हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह देते हैं। फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इसकी जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो कैसी होती हैं, थिक एंड इलास्टिक। थिक और इलास्टिक वॉल्स होने के पीछे भी एक रीजन है, वो क्या है, ताकि ये कई बार जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको बियर कर सके, टॉलरेट कर सके, टू बियर हाई बीपी। फाइन। तो जो सभी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। लेकिन सभी में से एक एक्सेप्शन है, एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये सिंगल एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। फाइन। तो अब हम अपने देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है।
ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी के सभी आर्टरीज नहीं है, इनमें से एक एक्सेप्शन आ गया जो कि क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 83 इज आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। कि हमें आइडेंटिफाई करना है एनिमल, कुछ फीचर्स नीचे दिए हुए हैं इनके बेसिस पे। फीचर्स क्या है, सबसे पहला है अ लॉन्ग बैकबोन, कि एक लंबी रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है। सेकेंड है मैनी मसल्स, बहुत सारी मसल्स होती हैं। थर्ड है बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए जो उसकी बॉडी है वो कई लूप्स बनाते हुए चलती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज स्नेक, सेकेंड वन इज अर्थवर्म, थर्ड वन इज स्नेल एंड फोर्थ वन इज हुकवर्म। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट वन, स्नेक। स्नेक की लॉन्ग बैकबोन होती है, बहुत सारी सॉफ्ट मसल्स इसके अंदर होती हैं, और अगली बात क्या है इसके अंदर, किसी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है, हर लूप अगले लूप को फॉरवर्ड पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है, रेंगता हुआ चलता है, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में भी आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट वन, स्नेक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 84 इज which of the following tools is based on technique of observation। कि चार आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसे टूल है जो कि ऑब्जर्वेशन की टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं। चार ऑप्शन कौन से हैं, सबसे पहले ओरल टेस्ट, असेसमेंट के टूल्स हैं एक तरह से। दूसरा है फिर रिटन टेस्ट, तीसरा है पेपर पेंसिल टेस्ट और चौथा है एनेक्डोटल टेस्ट। तो इनमें से बताना कि ऑब्जर्वेशन की टेक्निक पे कौन सी असेसमेंट टेस्ट बेस्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ वन, एनेक्डोटल टेस्ट। थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे, इलेबोरेट करेंगे क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए सबसे पहले इसे ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि बाकी देखिए ओरल टेस्ट है, और ओरल टेस्ट जिसे हम हिंदी में मौखिक भी कहते हैं। ठीक है, किसी से बोल के पूछ लेना, क्वेश्चनेयर कर लेना क्लास में। ठीक है, सेकंड है रिटन टेस्ट, जिसमें हम कुछ लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, बच्चे लिखते हैं। थर्ड वन है पेपर पेंसिल टेस्ट, वो भी एक तरह का रिटन टेस्ट ही होता है, बट इसके अंदर क्या है, बच्चे की एबिलिटी को, बच्चे की माइंड के सेटअप को चेक करने के लिए हम एक पेपर के ऊपर कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो लिख देता है। जो फोर्थ कैटेगरी आती है एनेक्डोटल टेस्ट, ये सभी टेस्ट से अलग है, डिफरेंट है। क्यों? इसके मेन डिफरेंस का रीजन क्या है, क्योंकि ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन टेस्ट है। इसमें टीचर क्या करेगा, वो एक स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की हर माइन्यूट एक्टिविटी को वो स्टडी करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो उसने एक ग्रुप वर्क दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है टीचर ने क्लास में करने के लिए। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर उसने 4 या 5 स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अब वो देखेगा कि हर स्टूडेंट उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट शाई फील कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट फियरफुल फील कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो देखेगा, कौन सा बच्चा किस हद तक उस टेस्ट को पास कर पाया है। ठीक है, अब जैसे कि एनेक्डोटल टेस्ट का एक अगर मैं सिचुएशन बताऊं, इस सिचुएशन में क्या है, मान लो एक बच्चा है। ठीक है, वो क्या करता है, उसका साइंटिफिक टेम्पर तो है बहुत अच्छा, लेकिन वो किसी भी बंदे से, किसी भी स्टूडेंट से बात करने में वो हेजिटेट फील करता है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम है। तो अगर इस तरह की चीज़ जब टीचर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना रहा है, उसका एनेक्डोटल टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ वन। तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 85 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट जो आपको दी गई है वो क्या है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सेकंड है मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। थर्ड है मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ सितार इज ऑसिलेटरी। और फोर्थ वाली है ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले जो है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इट इज सिंपली रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपने पेंडुलम देखा होगा। ठीक है, सिंपल ऑसिलेशन वो करता है, सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा कैसे जाता है, सबसे पहले वो मिडल में होता है। ठीक है, फिर वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा।
ठीक है, फिर वो दोबारा मिडिल में आता है और फिर वो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन में, वो इस तरह से ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, एक पट मान ले 1 सेकंड उसका टाइम है, तो 1 सेकंड में वो इधर, फिर मीन पोजीशन, फिर उधर, फिर मीन पोजीशन। ठीक है, तो वो ऑसिलेट कर रहा है एक फिक्स्ड मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। और अगर ये तो पहला एग्जाम्पल है, और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हम देख सकते हैं कि आपने साइकिल के व्हील्स देखे हैं, तो व्हील्स क्या कर रहे हैं, रोटेट करते हुए जा रहे हैं। वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, पीरियोडिक भी है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक फिक्स टाइम के बाद वो जो सर्कल है वो दोबारा एक अपने आप को रिपीट करेगा, इस तरह से रिपीट करता जाएगा एक फिक्स टाइम के बाद। ठीक है, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियड यहाँ पे फिक्स है, टाइम फिक्स है। देखिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक, कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, जिससे हमारे दिन और रात बन रहे हैं। 24 घंटे के बाद वो दोबारा से रोटेट करती है। ठीक है, तो जब वो अपना एक सर्कल 24 घंटे में पूरा कर लेती है अपने ही अराउंड, तो वो क्या हो गया, इसका पीरियोडिक मोशन है, कि 24 घंटे जो है वो फिक्स्ड है। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। फाइन, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर मोशन कैसा होता है, ये एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कार है वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर जा रही है। ठीक है, तो क्या वो रेक्टिलीनियर मोशन है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, मोशन ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही है, जैसे कि सन से लाइट आती है, कोई भी लाइट है। ठीक है, अगर उसके पास में कोई ऑब्स्टिकल आ गई, अगर उसके पास में हम कुछ रख देते हैं, तो वो लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करती है। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड कह रहे हैं, मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ सितार इज ऑसिलेटरी, कि कुछ ऐसे हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें जैसे सितार वगैरह है, इनके स्ट्रिंग्स होते हैं, उनको प्लग करके वो बजते हैं। प्लग करने का मतलब उनको थोड़ा सा हम हिलाते हैं या उसको निकाल लेते हैं। उसमें उस केस में क्या हो रहा है कि प्लग करने से क्या होता है कि वो एक ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब वही हो गया, क्या हुआ कि एक मीन पोजीशन के अबाउट वो कंपन जिसे कहते हैं, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन में वो चलता रहेगा। एग्जैक्टली क्या है ये, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। एग्जैक्टली, फाइन, तो जो मोशन प्लग स्ट्रिंग का है, सितार का, वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट। ठीक है, अब लास्ट स्टेटमेंट जो कह रहे हो क्या है, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसका रीजन क्या है कि जो पीरियोडिक मोशन होते हैं सभी के सभी वो सर्कुलर नहीं होते। क्यों? इसका रीजन ये है, मान लीजिए हम इसकी सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि फिक्स्ड टाइम के बाद ये अपने आप को मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करवा रहा है बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो अब बैक एंड फोर्थ जा रहा है तो ये सर्कुलर तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है बट ये सर्कुलर नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन सर्कुलर नहीं होते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 86 पे जाने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट्स बताना चाहूंगी। ठीक है, जो कि साइंस पेडागोजी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है साइंस की एजुकेशन। जो साइंस एजुकेशन है उसकी नेचर किस तरह से होनी चाहिए हमारे करिकुलम के हिसाब से, एनसीएफ 2005 के हिसाब से। ठीक है, किस तरीके की होनी चाहिए? इट शुड बी ट्रू टू लाइफ। सेकेंड, ट्रू टू लर्नर। ठीक है, और थर्ड वन इज ट्रू टू साइंस। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको ऑप्शंस पे दे दिया जाएगा अलग अलग कि भाई ट्रू टू एनवायरमेंट ऑफ द क्लास, ट्रू टू एनवायरमेंट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, ट्रू टू द टीचर, इस तरह की चीजें होंगी ऑप्शंस के अंदर। लेकिन आपको सिर्फ याद रखनी है 3 पॉइंट। क्या कि जो साइंस की नेचर है करिकुलम में जो प्रिस्क्राइब है और एनसीएफ 2005 के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लर्नर और ट्रू टू साइंस। ठीक है, तो ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगला कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं, वैलिडिटी। गुड साइंस एजुकेशन के करिकुलम की वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए? ठीक है, सिक्स वैलिडिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहले आती है कोग्निटिव वैलिडिटी। कोग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो ये होता है कि मान लो एक क्लास 6th का बच्चा है,
उसका मेंटल लेवल क्लास 6 के हिसाब से ही है, वो क्लास 10th की बातें नहीं समझ पाएगा, ठीक है, तो वो उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाएगा दिमाग के अंदर। तो जब भी एक करिकुलम को सेट किया जाता है गुड साइंस एजुकेशन के लिए, तो उस करिकुलम का में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जो वैलिडिटी हो वो किस तरह की हो, कोग्निटिव हो, संज्ञानात्मक हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँगी इलेक्ट्रिक जनरेटर एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, तो उसको आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ा सकते जब तक उसे ना पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, कॉग्निटिव वैलिडिटी बहुत जरूरी है साइंस एजुकेशन के अंदर। सेकंड बात आती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि कंटेंट ऐसा हो जो कि एज अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल किस चीज़ की बनी है, एलिमेंट्स की ही अरेंजमेंट है, ठीक है। तो बच्चे को ये जरूर पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की है, ठीक है। तो कंटेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से एज अप्रोप्रिएट हो, बच्चे जिस लेवल में बच्चे समझ सके उसी लेवल तक का हो, ठीक है। दूसरी बात किस चीज़ की आती है, कंटेंट वैलिडिटी की। थर्ड जो आता है वो है प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस वैलिडिटी जो है, इसके बारे में एनसीएफ 2005 ने एक बात कही है। क्या बात उसमें कही गई है, लर्निंग टू लर्न। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप कुछ भी बच्चे को पढ़ा रहे हो साइंस में, ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं हम उसको एक्टिविटी, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वही चीज़ कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने दिमाग में उस चीज़ को छाप सकेंगे, ठीक है। इसका मतलब प्रोसेस वैलिडिटी बता रहा है कि प्रोसेस करना है चीज़ों को, सिर्फ याद नहीं करना, ठीक है। मान लो एक केमिकल रिएक्शन क्लास में बता दी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन बच्चा उस चीज़ को दिमाग में तभी कैप्चर कर पाएगा, तभी उस चीज़ को अटेन कर पाएगा जब उसके सामने उस एक्टिविटी को करके दिखाया जाए। अगर पॉसिबल है तो वो एक्टिविटी करवाई जाए, एक्सपेरिमेंट उसका करवाया जाए, लैब में लेके जाया जाए, ठीक है। तो जब प्रोसेस होगा चीज़ों का तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। हमें पता है इस बात का, जो एनसीएफ 2005 है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो स्टूडेंट सेंटर है, लर्नर सेंटर है, लर्नर को बीच में रखना है, मतलब लर्नर की एक्टिविटी मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। तो ये आता है आपका थर्ड पॉइंट प्रोसेस वैलिडिटी का। फोर्थ पॉइंट आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जब भी आप साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस को इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। साइंस का कोई टॉपिक उठा रहा है तो आप उसको उसकी हिस्ट्री भी बता रहे हो कि कहाँ से ये टॉपिक कैसे बना है, किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ को कैसे डिस्कवर किया है, कैसे बनाया। तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस कंसेप्ट के हिस्टोरिकल पार्ट को भी उसके साथ जोड़ना है, ठीक है। ये आती है हिस्टोरिकल वैलिडिटी। फिफ्थ बता रही है एनवायरमेंटल वैलिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि साइंस, ठीक है, साइंस कैसी है यहाँ पे कही गई, ट्रू टू लाइफ, कि साइंस ऐसी होनी चाहिए कि जब हमें क्लास में साइंस पढ़ाई जा रही है तो हमें कुछ इस तरीके से पढ़ानी चाहिए कि वो उस साइंस को अपनी बाहर वाली लाइफ के साथ भी, अपनी रियल लाइफ के साथ भी कोरिलेट कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि वही बात कि बैटरीज वगैरह का यूज़ मैंने बताया क्लास के अंदर, ठीक है, किस तरह से बैटरी, सेल की फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है, सारी चीज़ हमने एक्सप्लेन करी। लेकिन जब तक हम उसे, तो बच्चा क्या कर रहा है, घर पे जा रहा है, ठीक है, घर पे जा रहा है तो अब उसके वॉल क्लॉक का सेल खत्म हो गया, तो क्या करेगा, वो सेल को बाहर फेंक देगा। तो वो जो सेल है, वो बैटरी है जिसके बारे में हमने उसे बताया था, हमें पता है कि वो सारी केमिकल कंपोजिशन है और एनवायरनमेंट में जाते वो किस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म करेगी, ये भी बात हमें पता है। तो हमें उस चीज़ को ये भी बताना है स्टूडेंट को कि इस जो भी साइंस आप पढ़ रहे हो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल वैलिडिटी भी होनी चाहिए। सिक्स्थ वैलिडिटी जो आपकी आती है वो है एथिकल वैलिडिटी। एथिकल वैलिडिटी का मतलब है कि हमें बच्चे को पढ़ाते हुए उसके अंदर वैल्यूज़ भी इनकलकेट करनी है, एथिकल वैल्यूज़ भी इनकलकेट करनी है, ऑनेस्टी की, ऑब्जेक्टिविटी की, सिंपैथी, सहानुभूति, ठीक है। मान लो आप एक टॉपिक करवा रहे हो न्यूक्लियर बॉम्ब का, ठीक है, वो टॉपिक आपने करवाया, तो साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर एक सिंपैथी हो, उसके इमोशंस के बारे में भी उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है पढ़ाते हुए, ठीक है। यू नो कि वो एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाले जो 6 वैलिडिटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में जो क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन आया प्रोसेस वैलिडिटी के ऊपर, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। और क्वेश्चन किसके ऊपर आया, इन तीनों में से एक पॉइंट उठा रखा है, ठीक है, ऑप्शन में डाला हुआ है, करेक्ट आंसर पूछा हुआ है, कौन सा होगा। तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए, आज इस पे आया है तो कल को किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 86 इज
एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, कैसी होनी चाहिए? ट्रू टू साइंस टीचर, ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल और ट्रू टू क्लासरूम कल्चर। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको पता है करेक्ट कौन सा होगा? ट्रू टू चाइल्ड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रू टू लर्नर होना चाहिए, लर्नर, स्टूडेंट या चाइल्ड, तो यही चीज आएगी इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम की जो वैलिडिटी है वो कौन सी ऐसी वैलिडिटी है जो सेटिस्फाई करती है एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट को। तो अभी आपको मैंने बताया था जहाँ एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट की बात आ जाए वहां पे होती है प्रोसेस वैलिडिटी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल और प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4th वन, प्रोसेस वैलिडिटी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके सीटेट दिसंबर 2019 में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 88 इज आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई करनी है। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। सबसे पहला कह रहा है कि बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन, कि मशीन के पार्ट्स के बीच में बॉल बियरिंग्स जो होती है वो क्या करती है? फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है। दूसरी स्टेटमेंट आपको कह रही है फ्रिक्शन बिटवीन 2 सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। अर्थ पे कभी भी जो फ्रिक्शन है 2 सर्फेसेस के बीच में वो खत्म नहीं किया जा सकता। थर्ड कह रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इज लेस देन, ठीक है। और फोर्थ कह रही है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करनी है। फ्रिक्शन की सारी बात हो रही है यहाँ पे, पहले भी बता चुकी हूँ फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन जो है वो 4 तरह का होता है। फर्स्ट इज स्टैटिक, फाइन। सेकंड इज स्लाइडिंग, थर्ड वन इज रोलिंग एंड फोर्थ फ्रिक्शन इज फ्लूइड। मूव करते हुए जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, तब फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब जो स्टैटिक है, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये फर्स्ट 3 तरह के जो फ्रिक्शन है, ये पहले 3 ये होते हैं हमेशा सॉलिड्स में, लेकिन ये जो लास्ट वाला है फ्लूइड फ्रिक्शन, ये होता है हमेशा गैस के अंदर या लिक्विड्स के अंदर, फाइन। तो क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक बार हम इन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ भी तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उन सरफेसेस के बीच में होता है जो रेस्टिंग होते हैं। अगर सिंपल सा इसका मैं एग्जांपल दूं कि व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ सरफेस, जब हम चल रहे होते हैं तो वहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब हम रॉक्स वगैरह के ऊपर क्लाइंब करते हैं तो हम हाथ और पैर दोनों से ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है। जो हाथ और पैर के साथ रॉक का जो फ्रिक्शन होता है वो किस तरह का होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सेकेंड जो फ्रिक्शन है वो आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल ऑन पेपर। जब हम पेंसिल से पेपर के ऊपर लिखते हैं तो पेंसिल क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन यूज हो रहा है वो हो रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड वाला रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सिंपली जब रोल करते हुए जाते हैं, जैसे कि व्हील्स वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? सरफेस के ऊपर रोल कर रहे हैं, तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन का यूज होगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर ही आपका आता है बॉल बेयरिंग का कंसेप्ट। बॉल बेयरिंग में क्या होता है एग्जैक्टली? जो व्हील्स होता है उसके अंदर उसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जो छोटी छोटी बॉल्स बीच में बनी हुई हैं, ठीक है, इनर और आउटर सरफेस के बीच में ये क्या करती है? रोल करती हुई चलती हैं। इनके रोल करने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और डिक्रीज फ्रिक्शन होता है तो जो ये पूरा का पूरा व्हील है वो बहुत स्मूथली आके मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बॉल बेयरिंग जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन शो करती है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो इसके अंदर रिड्यूस होता है थोड़ा सा, और क्या करता है? वो सरफेस के ऊपर स्मूथली चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब जो फोर्थ वाला आता है आपका वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो गैसेस और लिक्विड में होता है। एक खास बात इसकी ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट जहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसकी नेचर पे, उसकी शेप पे, उसके साइज पे और उसकी स्पीड के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कई बार हम पूल के अंदर या टब के अंदर अपना हाथ डालते हैं,
ठीक है, पानी से भरे हुए टब के अंदर। तो क्या होता है कि जब हम आगे की तरफ अपना हाथ मूव करते हैं तो पानी हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, रेजिस्ट कर रहा है, हमें रुकावट डाल रहा है। वही रुकावट क्या चीज़ है, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन आपका, ठीक है। तो 4 तरह के फ्रिक्शन मैंने आपको बताए। अब एक बार देख लेते हैं फर्स्ट 3 का ऑर्डर कैसा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मेजर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक। उसके बाद आता है स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है तीनों के कंपैरिजन में, क्योंकि तीनों के तीनों सॉलिड में यूज हो रहे हैं, तो तीनों को हमने कंपेयर कर लिया। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो एक बार फिर से हम स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं। बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन, बिल्कुल गलत। ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, जैसा मैंने बताया। सेकंड, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ, ये बात ध्यान रखने वाली है। दो सरफेसेस के बीच में, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, फ्रिक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता अर्थ पे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपकी ट्रू है। अगला है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमने अभी आपको बताया रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड इज करेक्ट। उसके बाद फोर्थ देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन शेप, साइज, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। और हमें बतानी कौन सी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन सी होगी, इसके आगे क्रॉस लगा हुआ है जो कि ठीक नहीं है। दैट इज बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन रादर दे डिक्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हियर करेक्ट, ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 89 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एक्टिव लर्निंग बच्चों में इनकलकेट नहीं करती। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हुआ है, सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग साइंस क्लब, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप, थर्ड वन इज डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर एंड फोर्थ वन इज लिसनिंग टू लेक्चर इन द क्लास। देखिए एनसीएफ 2005 के हिसाब से साइंस एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें लर्नर सेंटर्ड हो, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम हो, बच्चा सबसे एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो एक्टिवली लर्न करेगा। तो पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, एस्टैब्लिशिंग साइंस क्लब, कि अगर हमारे स्कूल के अंदर साइंस क्लब होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे उसके अंदर, उस क्लब के अंदर होंगे तो उन बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट होगा, ठीक है। इस तरीके से जो साइंस क्लब है वो बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप। जब हम फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों को बाहर म्यूजियम में लेके जाएं, साइंस से रिलेटेड उनको गैजेट्स वगैरह दिखाएं, ठीक है, और क्या कहते हैं साइंस फेयर्स के अंदर उनकी विजिट करवाएं, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और सीखने को मिलेगा उन्हें। थर्ड जो है वो कह रहा है डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, कि हमारे स्कूल के अंदर एक ऐसा साइंस कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे साइंस से रिलेटेड बुक्स रखी हों, मैगजीन्स रखी हों, साइंस से रिलेटेड एक नोटिस बोर्ड के ऊपर साइंस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स छपे, ठीक है। बच्चों से कहा जाए कि आप इस टॉपिक के ऊपर ये आर्टिकल बना के लाना, ये पोस्टर बना के लाना, तो बच्चे वहाँ पे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है एक्टिव लर्निंग के हिसाब से। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है वो देख लेते हैं, लिसनिंग टू लेक्चर इन द क्लास। लेकिन क्या सिर्फ लेक्चर को लिसन करना क्लास के अंदर कि टीचर कुछ समझा रहा है और बच्चे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, क्या ये एक्टिव लर्निंग है? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसके हिसाब से, लेकिन ये एक्टिव लर्निंग नहीं है। लेक्चर मेथड नेवर इंक्लूड्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो गया इसका वो हो गया फोर्थ वाला, लिसनिंग टू लेक्चर्स इन द क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव लर्निंग। फाइन, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन नंबर 90 इज Anu took her class 8th children to the field trip. Which of the following could be the most appropriate objectives for this activity? ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए most appropriate objectives कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला क्या कह रहा है, it encourages interaction among the children. B is it encourages process skill through concrete experiences. C कहता है it enhances observation skill among the children. And D वाला is it breaks the monotony of the class as well as teacher. तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये। तो जरा इन पॉइंट्स को समझते हैं कि 8th क्लास के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके गई हैं। साइंस के स्टूडेंट से मान लो किसी साइंस म्यूजियम में लेके गए होंगे, या फिर कोई साइंस के गैजेट्स जहाँ पे होंगे वहाँ लेके गए होंगे, ठीक है। तो जब बच्चों को लेके गए हैं तो बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ों की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या फुलफिल हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर वो प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं। देखिए सबसे पहला है कि इट एनकरेजेस इंटरेक्शन अमंग द चिल्ड्रन। क्या ये बच्चों में इंटरेक्शन
पैदा करता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, टीचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी गैजेट्स हैं, मान लो आप क्या करते हो, एक सामने एक गैजेट पड़ा है, कोई पजल है, उसको सॉल्व करना है, आप ग्रुप्स बना देते हो, 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हो। तो बच्चे क्या करेंगे, हर एक से आप पूछते हो कि हर बच्चा हिंट देगा मुझे, ठीक है, जो इस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो आपस में डिस्कस करेंगे और अपने 5 हिंट्स आपके सामने रख देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बढ़ रही है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी वाला, इट एनकरेजेस प्रोसेस स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। अब इस बात को समझना जरूरी है, ये कंक्रीट एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं ठोस अनुभव। डॉक्टर डेविड कोल्ब ने कुछ 4 स्टाइल्स दिए थे लर्निंग के, ठीक है। लर्निंग की कुछ स्टेजेस थी, उनमें से एक आता है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ करके, ठीक है, एक्सपीरियंस लेता है और उस एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी पर्सनल फीलिंग जोड़ता है। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी गैजेट है, कोई भी आपको पजल वो सोल्व कर रहा है, तो वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से पर्सनल सिचुएशन को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। जब उसे फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेके जाया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जो भी सामने गैजेट्स हैं उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि प्रोसेस स्किल बच्चों के अंदर आ रही है। प्रोसेस का मतलब है सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है चीज़ें। जब किसी भी थियोरी को आप एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स के साथ करते हो तो क्या हो जाता है, प्रोसेस स्किल डेवलप होती है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेस स्किल किसके थ्रू हो रही है, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कि बच्चे किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, उस चीज़ से उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं प्रोसेस स्किल को डेवलप करने में यूजफुल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, इट एनहेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन। क्या ये बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। जब उन्हें पजल सामने होगी तो वो उसके अंदर हर तरह से कोशिश करेंगे उसको ऑब्जर्व करके सोल्व करने की, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल भी है। तो आपका बी पॉइंट भी सही हो गया, सी पॉइंट भी। ये तीनों के तीनों तो हो गए मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोचेस, ठीक है, बिल्कुल। अब जो डी वाला क्या कह रहा है, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ द क्लास एज वेल एज टीचर। मोनोटोनी का सिंपल सा मतलब है एक लय, ठीक है। तो कह रहा है कि टीचर की और क्लासरूम की एक लय टूट रही है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो रूटीनली वो काम करते थे अब वो नहीं हो रहा, इसलिए वो फील्ड ट्रिप पे चले गए। तो एक मतलब जस्ट फॉर अ चेंज, वो चीज़ नहीं है। दैट इज़ नॉट अ मोस्ट अप्रोप्रिएट, फाइन। ऑल्दो इट इज़ फाइन कि ठीक है आप बच्चों को बाहर लेके जाओगे, क्लासरूम में पढ़ाओगे, एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स कराओगे, लेकिन जब बाहर लेके जाओगे फील्ड ट्रिप पे तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर एक्साइटेड। बट फॉर दिस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, जो करेक्ट है वो है ए, बी एंड सी, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस में देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, बी एंड सी, फर्स्ट वाला ए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 91 इज, which of the following should not be an objective of science education at upper primary level? अपर प्राइमरी लेवल पर साइंस एजुकेशन का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लेवल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए, साइकोलॉजी पढ़ते हुए लेवल्स के बारे में यू मस्ट बी नोइंग। प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आती हैं क्लासेस 1 to 5, अपर प्राइमरी है 6 to 8, सेकेंडरी के अंदर जो आती है वो है 9th and 10th, और जो सीनियर सेकेंडरी है उसमें आती है +1 and +2। ये है क्लासेस। तो जब आप बात कर रहे हो किसकी, अपर प्राइमरी लेवल की, तो अपर मतलब 6 से 8 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे साइंस एजुकेशन का क्या पर्पस होना चाहिए। अब देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 by 1 लेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की उत्सुकता, ठीक है, उसको बढ़ावा देती है साइंस की एजुकेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते रहें जो भी उनके दिमाग में आए। तो ये साइंस की एजुकेशन का प्राइम मोटिव होना चाहिए, ठीक है। जब हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में रीजनिंग डेवलप होती है, लॉजिक आते हैं, जब वो चीज़ों को समझने लगता है, कोग्निशन जब उनके माइंड में डेवलप होने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, साइंस का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो साइंस के एजुकेशन का ये रोल होना चाहिए कि बच्चों के अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है वो नर्चर होती रहे, बनी रहे, ठीक है, और बढ़ती रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अगला ये ऑब्जेक्टिव होगा बी वाला, कहते हैं
इनकलकेटिंग द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ। देखिए, जब हमने साइंस एजुकेशन के बारे में एनसीएफ 2005 ने जो भी बात कही थी वो हमने पढ़ी है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो उनमें वो क्या कहता है कि साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू लाइफ, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि वो क्या होता है कि साइंस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इट शुड इनकलकेट द, बच्चों के अंदर कैसी, कोऑपरेशन की वैल्यू, ठीक है, एक दूसरे की वो सहायता करे, ठीक है, वो वैल्यू इनके अंदर इनकलकेट हो। और कंसर्न फॉर लाइफ, कि आप लाइफ में आगे क्या कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें आगे डेवलप होंगी, ठीक है, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को देखते हुए साइंस एजुकेशन का इसके अंदर पूरा रोल होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर लेके आना, जब वो उनकी सोच ऐसी हो जाए, साइंटिफिक तरीके से सोचें, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्पर इसी चीज़ को कहते हैं। तो बच्चों के अंदर जब क्यूरियोसिटी आती है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है, रीजनिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के अंदर वो साइंटिफिक, जैसे कि मान लो कपड़े धो रही है मदर उसकी बच्चे की, तो वो पूछेंगे कि किस तरह से साबुन जो है वो किस तरह से कपड़े के ऊपर से दाग उतार रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। जब वो इस तरह के क्वेश्चनिंग करने लगेगा तो फाइंड आउट भी करेगा कि सोप का क्लिनजिंग एक्शन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब साइंटिफिक टेम्पर बच्चे के अंदर डेवलप हो रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये भी बात आपकी सही है सी वाली। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंस का मोटिव नहीं होता सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर को बढ़ावा देना, ठीक है। एम्फसाइज करना, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट को समझाया जाता है। जब बच्चा कंसेप्ट समझ जाता है तो उस कंसेप्ट की डेफिनेशन वो खुद ब खुद बना लेता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है उसको एम्फसाइज करना है बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट तो सही है, फोर्थ वाली गलत है। और पूछा क्या गया है, शुड नोट बी द ऑब्जेक्टिव, कौन सा नहीं होना चाहिए, डी वाला। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, करेक्ट वन। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये भी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 92 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन, कि चार यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी है जो बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, एनहेंस करती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जब हम सोचे आउटसाइड द बॉक्स, तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कह रहा है आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, कि बच्चों से कहना कि खड़े हो, साइंस की टेक्स्ट बुक को पढ़ो क्लास के अंदर, आउट लाउड, जोर से बोल के, ठीक है। दूसरा कह रहा है आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि कई बार क्या होता है टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है वो तो करा दिया, ठीक है, जो एक मतलब पर्टिकुलर चैप्टर की थियोरी या सब कुछ करा दिया, एंड में कुछ डू यू नो टाइप कुछ दिए होते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए, तो बच्चों से कह दिया कि वो पढ़ लो। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं आस्किंग द चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप फॉलोड बाय लार्ज ग्रुप्स, कि बच्चों से कहा गया ग्रुप बनाओ, कोई टॉपिक दे दिया और डिस्कशन करो, फिर बाद में उसको बड़े ग्रुप के अंदर हम शेयर करेंगे, ठीक है। या फोर्थ ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय टीचर, कि टीचर क्या कर रहे हैं, पहले उसने कोई क्लास के अंदर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन टाइप कुछ है वो पढ़ाया और बाद में उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे दी सामने, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करवा के दिखा दिया, ठीक है। तो इन चारों में से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ डेवलप हो रही है, ये बात देखना जरूरी है, पूछा ही क्वेश्चन में यही गया है। तो ठीक है, तो चार ऑप्शन में से जो आपको करेक्ट रहेगा दैट इज C1 आस्किंग द चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो क्या करेगा टीचर इस केस के अंदर, बच्चे को मान लो साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ठीक है, इन तीनों को आपस में इंटरलिंक करना है। बच्चों के ग्रुप्स बना दिए हैं छोटे छोटे और उनसे कह दिया कि अपना डिस्कस करो, ठीक है। तो हर बच्चा अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने अलग अलग थिंकिंग लेके आएगा, कोई किसी तरीके से इनको आपस में लिंक करेगा, कोई इनकी पॉजिटिविटी देखेगा, कोई नेगेटिविटी देखेगा, कोई प्रोज देगा, कोई कॉन्स देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे तो वो अपने दिमाग को चलाएंगे, ठीक है, सोचेंगे, सोचने की शक्ति को बढ़ाएंगे, ठीक है। उनका जो लर्निंग स्ट्रेटजी है, लर्निंग जो उसका जो लर्निंग का मेथड है वो इम्प्रूव होगा बच्चों का, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग इस केस के अंदर अप्लाई हो रही है सिर्फ थर्ड वाले के अंदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बच्चों के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप हो जाएंगे जिससे वो क्या कर सकते हैं कि वो एनालाइज कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को जो भी इनकी लाइफ में हो रही है,
ठीक है, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं और उसके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ इसी केस में अप्लाई हो रही है। बाकी केसेस में क्या है, साइंस टेक्स्ट बुक पढ़ना इज नॉट, इट्स सिंपल जस्ट रीडिंग ऑफ अ बुक। ठीक है, यहाँ पे कोई आप सोच विचार नहीं कर रहे हो। बी के अंदर अब क्या कह रहे हैं कि लास्ट वाला जो डू यू नो का ऑप्शन है, वो डू यू नो का जो बॉक्स दिया होता है वो पढ़ लेना। ठीक है, उससे भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ वो आपकी नॉलेज के अंदर गेन जरूर हो रहा है, बट क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप नहीं हो रही। फोर्थ ऑप्शन में जो कहा था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट, टीचर ही तो करके दिखा रहा है। ठीक है, बच्चा खुद क्या है, जो पढ़ा है उसको सामने उसने प्रोसेस कर लिया, जो उसने पढ़ा था वो सामने उसके आ गया है। ठीक है भाई, ऐसे है, आंखों से देख लिया उस चीज़ को, दैट्स इट। लेकिन जहाँ पे वो खुद चीज़ों को सोच रहा है, कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सी वाला, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन ये। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सो द क्वेश्चन नंबर 93 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग लर्निंग गैप्स इन लर्नर्स इन साइंस। साइंस के जो लर्नर्स हैं, साइंस को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो लर्निंग गैप्स आते हैं उसको फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज यूज हो रही है। लर्निंग गैप्स, इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको आपने पढ़ाया है, तो वो यूँ नहीं है कि पूरा का पूरा उसको समझ नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाएंगी, जो नहीं समझ आ पाएंगी। ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप तो उससे कम हो। ठीक है, तो जो लर्निंग गैप्स आ रहे हैं बच्चों के, वो किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, वो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज़रा देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है कंसेप्ट मैप। इनकी मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होता है? कंसेप्ट मैप का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। कि आप बच्चों से कहोगे कि मैंने क्लास में 2 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, ठीक है, अब इन 2 कंसेप्ट को इंटरलिंक करो, एक चार्ट के अंदर, एक टेबल के अंदर, या किसी भी तरीके से विजुअली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करो। तो जब वो ऐसा करेंगे तो पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें उन्हें समझ आ पाई हैं, कितनी हद तक आ पाई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो उस चार्ट के अंदर नहीं मेंशन कर रहे, जो नहीं समझ आई हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, साइंस में एक चैप्टर पढ़ाया गया ट्री के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो ट्री से एक कंसेप्ट में बताया गया हमें मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरे कंसेप्ट में बताया गया था इससे मिलती है हमें वुड। ठीक है, ऑक्सीजन यूज होती है ह्यूमन की लाइफ में, ठीक है, एनिमल्स के लिए, ठीक है, और वुड जो है उसका यूज करते हैं पेपर मेकिंग में, हाउस की फॉर्मेशन में, फर्नीचर की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये क्या किया, ट्री के 2 कंसेप्ट को हमने लिंक कर दिया, कंसेप्ट को मैप कर दिया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग। ठीक है, अब इसके थ्रू आप बच्चों के लर्निंग गैप्स को समझ पाएंगे कि कहाँ पे बच्चा लैग बिहाइंड कर रहा है, कहाँ पे वो पीछे जा रहा है, कौन सी चीज़ों से नहीं समझ आ पा रही, इससे कौन सा कंसेप्ट उसे नहीं पता लग पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो कंसेप्ट मैप है ये एक लर्निंग गैप को फाइंड करने में स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ए आपका बिल्कुल रहेगा ऑप्शंस में जो भी आएंगे। ठीक है, सेकंड कह रहा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है बच्चे के बिहेवियर की माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक तरह की ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। ठीक है, बच्चे के अंदर लर्निंग गैप को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसका साइंटिफिक टेम्पर तो है अच्छा, लेकिन जब वो किसी से बात करता है तो हेजिटेशन फील कर रहा है। टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि साइंस के क्वेश्चंस तो अच्छे तरीके से मेरे को करके दे देता है, मैं कुछ पूछता हूँ तो ये बता देता है, लेकिन ये अलग से रहता है, अकेला रहता है, किसी से बात नहीं कर रहा, पूरा ग्रुप एक साइड में बैठा हुआ है, ये बच्चा थोड़ा अलग लग रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है कि सोशली कहीं ना कहीं वो लैग बिहाइंड कर रहा है। ठीक है, सोसाइटी की जो चीज़ है वो उसके अंदर नहीं आ पा रहा है, इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा। तो क्या हो गया, वो एक तरह का उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया कि बच्चे से हमने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, या तो हमने देखा कि वो कितना शाई फील कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंटली उसने आंसर दिया। ठीक है, तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर। तो वो अपने एक चार्ट के ऊपर लिख लेगा वो सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एज इट इज़ वो कमेंट उसके अंदर मेंशन कर लेगा जो भी बच्चा बोलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है बच्चे को लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो बी भी आपका ऑप्शंस में रहेगा। ठीक है, सी कह रहा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब होता है ये एक पर्पसफुल कलेक्शन है
बच्चे की प्रोग्रेस का, उसके वर्क का, उसकी अचीवमेंट्स का, उसकी वीकनेसेस का। ठीक है, हमने एक फोल्डर ले लिया है। ठीक है, ओवर द पीरियड जब क्लास में चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, कहाँ उसकी वीकनेसेस रह गई हैं। तो एक तरह का ये एक रिकॉर्ड आपके पास एक फोल्डर के अंदर है बच्चे से रिलेटेड, तो उसका ये पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं लर्निंग गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हो या देखने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पे बच्चा किस कंसेप्ट में लैग बिहाइंड कर रहा है, कहाँ उसकी वीकनेसेस है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ्स है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन में बिल्कुल रहेगा। अब जो डी ऑप्शन कह रहा है कि टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, कि एक टर्म पढ़ाई गई, ऐसे होते हैं, फेज होते हैं। ठीक है, चलो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट कि एक पूरा का पूरा टर्म जो है उसके बाद जब ये हो रहा है, टर्म के एंड में हो रहा है, तो जो चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है, उनके कंसेप्ट बच्चों को क्लियर है नहीं है, ठीक है, जो भी है, जब लास्ट में जब आप एक फाइनल एग्जाम लेते हो तो वो डिसाइड कर देता है कि बच्चा फेल हुआ या पास हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी आप कमियां नहीं फाइंड आउट करें। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट में आप देख रहे हो बच्चे ने अचीव किया या नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग गैप नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि ये लर्निंग गैप फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा वो डी है, मतलब डी हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉलोइंग में से कौन सा है जो लर्नर की हेल्प कर रहे हैं? सिर्फ 3 है, इसमें आ जाएंगे ए, बी एंड सी। अपने ऑप्शंस में देख लीजिए कौन से हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, सेटिस्फाई हो रहा है, ए, बी एंड सी। ठीक है, CTET दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये भी। सो द क्वेश्चन नंबर 94 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनमें से देखना है कि कौन सी ऐसी है जो करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं? डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। सेकेंड इज photosynthesis is a chemical change. Third one is respiration is a chemical change. And fourth one is crystallization is a chemical change. ये क्वेश्चन आपका CTET दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है केमिकल चेंज की। चेंजेस 2 तरह के, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसके अंदर सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हो जाए। ठीक है, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, कंपोजिशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें कंपोजिशन सेम रहती है, डिस्प्ले चेंज हो सकता है। जैसे कि देख लेते हैं कई बार किसी चीज़ का टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है। मान लो आपने कोई नई लकड़ी खरीदी है, लकड़ी को आपने पेंट वेंट करवाया, ठीक है, ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स आप देखते हैं वो डल हो जाती है। तो डल हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, और कंपोजिशन जहाँ पे चेंज हो रही है, नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पे होता है केमिकल चेंज। तो 2 तरह के चेंजेस हैं। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट में। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक और हमारा इंटेस्टाइन जो होता है, ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन होता है, एंजाइम्स के थ्रू एंजाइम वहां पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। तो जो डाइजेशन है दैट इज अ केमिकल चेंज। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट वन। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाइट एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, कि वो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करें, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। ठीक, अब थर्ड कह रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो सांस लेने की हमारी प्रक्रिया है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हीट भी रिलीज होती है। फाइन, तो ये भी क्या एक तरह की केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्योर सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इम्प्योर से प्योर बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी वाटर है, हमें पता है कि जो पानी होता है सी का वो बहुत नमकीन होता है, तो उसके अंदर नमक ऑब्वियसली होते हैं, सोल्ट डिजोल्व होते हैं। तो इस सी वाटर से जब हम सोल्ट को अलग करते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो सोल्ट आता है वो अपनी किस फॉर्म में आ जाता है, प्योर फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हो रहा।
सॉल्ट की कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा। इसके अंदर सी वाटर के अंदर मान लो NaCl था जो कि डिजोल्व फॉर्म में था, इसके अंदर भी वो NaCl ही है, ठीक है। अब वो डिजोल्व ना होके सॉलिड फॉर्म के अंदर है। इट्स एज सिंपल एज दैट, फाइन। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें देखनी कौन सी है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, फाइन। ऑप्शन 4 आएगा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So the question number 95 is, a teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch in given sample of food. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टीचर है वो अपनी क्लास की शुरुआत करता है किससे, एक केमिकल टेस्ट स्टार्च का उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। किसके अंदर, एक सैंपल ऑफ फूड आपको दिया हुआ है, कुछ भी जैसे पोटैटो या कुछ भी दिया होगा, उसके अंदर क्या है वो स्टार्च का टेस्ट करके दिखा रहा है, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, ठीक है। The cognitive process associated with underlined word in the above statement is, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट में जो underlined word है, ठीक है, इससे रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होगा वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या है, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग। देखिए कि क्या हो रहा है कि मान लो टीचर ने क्लास में थियरी पढ़ाई, चैप्टर पढ़ाया, उसमें टेस्ट ऑफ स्टार्च आया होगा, ठीक है। स्टार्च के लिए क्या टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसने क्या है, उस चीज़ को थियोरेटिकल वे में समझा दिया, लेकिन वो क्या करे, अगले दिन सारा सेटअप लेके आ रहा है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर क्या कर रहा है, वो जो भी बच्चों को नॉलेज उसने दी है, अब वो उस चीज़ को अप्लाई करके दिखा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड वन, अप्लाइंग। डेमोन्स्ट्रेटिंग जो किससे कोरिलेटेड है यहाँ पे, अप्लाइंग से। अप्लाइंग जो है कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। अब ये जो दिए गए स्टेटमेंट्स आपको और ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये एग्जैक्टली किसके अंडर आते हैं। 2001 में ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी आई थी जिसके अंदर 6 कॉग्निटिव प्रोसेसेस थे। कौन से, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, ठीक है। जो नीचे वाले हैं वो है लोअर ऑर्डर थिंकिंग और जो ऊपर वाले हैं वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। तो आपसे अलग अलग तरह की स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन 6 में से किसी को भी ऑप्शन में डाल देंगे उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। साथ साथ इसके साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।